अब तक की कहानी को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर चैनल पर अपलोडेड वीडियो का भाग 1 देखना बिल्कुल न भूलें। उसने गेट नॉक किया और खाना लेकर अंदर गई तो अचानक मोनिका के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने इतनी जल्दी खाना खाया कि पलक झपकते ही खाना कहाँ गायब हो गया, कविता को समझ भी नहीं आया। और खाना मिलेगा क्या? हाँ रुको, मैं लेकर आती हूँ। कविता ने जितना भी खाना बनाया था मोनिका ने वो सब खा लिया। जो खाना 3 लोग मिलकर भी नहीं खा सकते थे, वो खाना मोनिका जब अकेले ही खा गई तो कविता को बहुत अजीब लगा। मम्मी, अब आप मेरे कमरे में मत आना, मुझे आराम करना है। और अगर बार बार आप मेरे कमरे में आओगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। ठीक है बेटा। कविता कमरे से बाहर आई और मोनिका ने रूम की लाइट्स ऑफ करके दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और रात होने तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली। रात को जब उसकी माँ ने खाना बनाया तो उसके प्लेट में खूब सारा खाना लिया और फिर से अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पता नहीं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, मुझे रमन से बात करनी होगी। रमन जैसे ही ऑफिस से आया तो कविता ने उससे इस बारे में बात की। डोंट वरी कविता, मोनिका को चोट लगी थी तो इसी वजह से वो अजीब बिहेव कर रही है। सर पर चोट लगने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अरे क्यों इतना सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये सब बातें छोड़ो और खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रमन ने कविता की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन कविता मोनिका को जगाने के लिए उसके कमरे में जा रही थी, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था। उसने गेट को नॉक किया तो मोनिका ने अंदर से दरवाजा ही नहीं खोला और बोली, मम्मा, मेरा अभी उठने का मन नहीं कर रहा और स्कूल जाने का भी मन नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी। बस आप मेरे लिए नाश्ता बनाकर ला देना, लेकिन थोड़ा ज्यादा। मोनिका का व्यवहार दिन पर दिन अजीब होता गया। पूरे 5 दिन बीत गए थे, लेकिन मोनिका अपने कमरे से बाहर ही निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और हर समय गेट को अंदर से लॉक करके अंदर ही रहती थी। अब रमन को भी उसकी कुछ चिंता हुई, क्योंकि उसका बर्ताव उसे बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसने डॉक्टर को घर पर बुलाकर मोनिका का चेकअप कराया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो रमन और कविता की चिंता और बढ़ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मोनिका की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, लेकिन इतनी कमजोर होती जा रही है और ऊपर से उसका ऐसा बदलता बिहेवियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप इन सब बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन इतने दिनों से मैं मोनिका का जो बर्ताव देख रही हूँ, उसे देखकर तो यही लगता है कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें एक बार किसी पंडित जी से बात करनी चाहिए। ओ शट अप यार, फिर से तुम्हारा ये भूत प्रेत चालू हो गया। एक तो मैं पहले ही अपनी बेटी को लेकर परेशान हूँ और ऊपर से तुम। रमन कविता को ये सब बातें बोलकर गुस्से में बाहर ड्राइंग रूम में जाकर सो गया। उसे सोए हुए अभी कुछ देर ही बीती थी कि तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे 2-4 लोग खुसुर पुसुर करके बड़ी ही दबी सी आवाज में कुछ बातें कर रहे हो। उसकी नींद टूट गई तो उसने ध्यान से उस आवाज को सुना। वो आवाज मोनिका के कमरे की तरफ से आ रही थी, तो वो दबे पांव उसके कमरे की तरफ गया। बाहर की खिड़की से आने वाली चांद की रोशनी हल्की हल्की कमरे में पड़ रही थी। तो रमन ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मोनिका शीशे में देखकर किसी से बातें करते हुए हंस रही थी। ये देखकर रमन बुरी तरह डर गया। तभी मोनिका अचानक पीछे की तरफ मुड़ी और उसने रमन को बहुत ही भयानक तरीके से देखा। मोनिका, मोनिका, बेटा ये क्या कर रही हो तुम? शीशे में देखकर आखिर किससे बातें कर रही हो? मना किया था मैंने कि मेरे कमरे में मत आना, तो क्यों आए? आज से इस कमरे में कोई नहीं आएगा। अगर आज के बाद इस कमरे में मेरी मर्जी के बिना कोई भी आया तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मोनिका की आवाज इतनी भयानक थी कि रमन वहीं खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसे भी अब समझ आ चुका था कि उसकी बेटी की स्थिति सामान्य नहीं है
वो घबराया हुआ कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब बताया। तो उसकी बात सुनकर कविता भी बुरी तरह घबरा गई। मैंने आपको कहा था ना कि मोनिका को कुछ हो गया है। हमें कल के कल ही पंडित जी से बात करनी होगी। पूरी रात वो दोनों सो नहीं पाए। तभी अगले दिन ईद का दिन था। सैफीना कविता को एक टिफिन में ईद की सवैयां देने के लिए आई। मोनिका कहाँ पर है आंटी? बहुत दिनों से खेलने भी नहीं आई। बेटा, मोनिका की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल भी नहीं जा रही। ओह, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, घर पर गेस्ट आए हुए हैं। सैफीना कविता को सेवैयां देकर चली गई। अगली शाम कविता ने सेवैयों वाले टिफिन को धोकर उसमें हलवा बनाकर डाल दिया और सैफीना के घर देने चली गई। सैफीना के घर मौलवी जी आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही कविता को देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत ही कविता को टोकते हुए कहा, बहुत दिनों से तुम्हारी बेटी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। खबीस ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। मौलवी जी के मुंह से ये बात सुनकर कविता के हाथ से हलवे का टिफिन गिर गया। वो घबराई हुई मौलवी जी के पास गई। हाँ मौलवी जी, मेरी बेटी बहुत दिन से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। पूरा दिन अपने कमरे में ही रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। उसे जब भी देखती हूँ तो अपने आप को अजीब तरीके से आईने में निहारती रहती है। बहुत बार मैंने उसे आईने में किसी से बात करते हुए भी देखा है। ना जाने आईने में देखकर किससे बात करती है। तुम चिंता मत करो बेटी, अल्लाह की मर्जी थी तुम्हें यहाँ पर भेजना ताकि वो तुम्हें मुझसे मिला सके। तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलो, मैं आज ही उसका हल कर दूंगा। कविता मौलवी जी को अपने घर लेकर आई। मौलवी जी ने घर के बाहर खड़े होकर कुछ कहा और घर के दरवाजे पर एक फूंक मारी। उसके बाद कविता ने दरवाजा खोला और मौलवी जी घर के अंदर गए। उसे पता तो लग ही गया होगा कि मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। तुम दरवाजा खटखटाओ बेटी और उसे बाहर आने के लिए कहो। कविता ने अपनी बेटी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मोनिका, मोनिका बेटा, दरवाजा खोलो, बाहर मेहमान आए हुए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अंदर से मोनिका का कोई जवाब नहीं आया तो कविता ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से मोनिका की इतनी भयानक आवाज आई जिसे सुनकर कविता बुरी तरह डर गई। तुझे क्या लगता है मैं क्या जानती नहीं हूँ कि बाहर कौन बैठा है? मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने मौलवी को बुलाया है, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। ये मेरी बेटी क्या बोल रही है मौलवी साहब? ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि उसके अंदर का शैतान बोल रहा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसके शरीर पर खबीस ने कब्जा कर लिया है। उसे मेरे यहाँ पर आने का आभास हो गया है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मौलवी जी मोनिका के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने फिर से कुछ पढ़कर उसके कमरे के दरवाजे पर फूंक मारी तो अंदर से मोनिका के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और वो अपने कमरे से निकलकर दौड़ती हुई बाहर आई और घर से बाहर भागने के लिए घर के दरवाजे की तरफ दौड़ी। मौलवी साहब ने तो पहले ही घर के दरवाजे पर पढ़कर फूंक मार दी थी, इसीलिए घर का दरवाजा छूते ही मोनिका दूर जाकर गिरी। तभी मौलवी साहब ने कुछ पढ़ते हुए मोनिका पर फूंक मारी। तभी उसके शरीर से एक काला धुआं निकलकर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। तभी मौलवी साहब ने अपने झोले से एक शीशी निकाली और तेज तेज कुछ बोलने लगे। उस काले धुएं को कहीं भी भागने का ठिकाना नहीं मिला। तभी मौलवी साहब ने उस काले धुएं को अपने मंत्रों की शक्ति से उस शीशी में बंद कर लिया और मोनिका पर फिर से कुछ पढ़कर एक फूंक मारी तो मोनिका होश में आ गई। लेकिन इतने समय से उसके साथ सब जो हो रहा था, उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ चुका था तो वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। अब तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। जन की तरह ही खबीस भी ऐसी शक्ति है, इसे मुक्त नहीं किया जा सकता। इसका साया हम किसी से हटाकर सिर्फ उन्हें अपने पास कैद करके रख सकते हैं। इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब मैंने तुम्हारी बेटी के सर से इसके साये को मुक्त कर दिया है। और हाँ,
मैं तुम्हें ये ताबीज दे रहा हूँ, इसे हमेशा अपनी बेटी के हाथ पर बांध कर रखना। इससे फिर कभी ऐसी कोई शक्ति उस पर हावी नहीं हो पाएगी। मौलवी साहब के इलाज करने के बाद मोनिका के साथ फिर कभी ऐसा नहीं हुआ और उसकी सुरक्षा के लिए उसकी माँ ने उसके हाथ पर वो ताबीज पहना दिया, जिसे मोनिका ने कभी नहीं उतारा और शायद इसीलिए वो हमेशा इन चीजों से बची रही। आप भी इन चीजों से सावधान रहिए और रात के समय ऐसी जगह पर जाने से बचिए, खासकर जिस जगह के बारे में आपने ऐसी कहानियां या बातें सुनी हो, क्योंकि दुनिया में हर कहानी अंधविश्वास नहीं होती। अगर ये शक्तियां एक बार आपके पीछे पड़ जाए तो इनका खामियाजा आपको हमेशा के लिए भुगतना पड़ सकता है। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं तो सुहाना उसके बगल में नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देखकर अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठी रो रही थी। अब्दुल अपनी बेगम सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वैसे ही सुहाना अचानक से हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। पर आखिर सुहाना के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो सुहाना पर इतनी भारी पड़ रही थी? ये जानने के लिए चलते हैं कुछ समय पीछे। तो बेटा, तुम खाना तो बना लेती हो ना? जी, हम सब कुछ बना लेते हैं। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। इस तरह बहुत जल्द सुहाना और अब्दुल का निकाह हो जाता है। सुहाना जब विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी तब अचानक ही अब्दुल की गाड़ी बंद पड़ जाती है। ड्राइवर साहब, क्या हो गया? गाड़ी बंद क्यों हो गई? पता नहीं जनाब, लगता है इंजन कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई है। अब यहीं रुकिए, मैं जरा बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। ड्राइवर अब गाड़ी से उतरता है, जहां वो गाड़ी के इंजन को देखता है। जनाब, गाड़ी का इंजन सच में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा। मैं यहीं पास से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। इतना बोलकर ड्राइवर वहां से चला जाता है। अब्दुल तो गाड़ी से बाहर निकल जाता है लेकिन सुहाना गाड़ी के अंदर रह जाती है। सुहाना के अंदर से आ रही इत्र की महक वहां किसी बुरी शक्ति को उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी। सुहाना गाड़ी के अंदर बैठी थी कि तभी अचानक ही उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई और भी गाड़ी के अंदर बैठा है। सुहाना डरती हुई गाड़ी में देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से एक भयानक हाथ गाड़ी के शीशे पर जोर से आकर लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सुहाना के कान में उसको कोई आवाज लगाता है, सुहाना, सुहाना। उस आवाज को सुनकर अचानक ही सुहाना घबरा जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है, जहां उसे आसपास जंगल के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। उस आवाज को सुनकर सुहाना के पसीने आ जाते हैं। वो डरी सहमी अब्दुल को आवाज लगाती है, अब्दुल जी, अब्दुल जी। क्या वो बेगम साहिबा? क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं? दरअसल हमें यहाँ डर लग रहा है। यहाँ डरने वाली बात नहीं है, अब यहीं हमारा इंतजार कीजिए। ड्राइवर अभी तक आया नहीं है, हम उनकी तलाश करके आते हैं। इतना बोलकर अब्दुल वहां से चला जाता है। सुहाना डरी सहमी गाड़ी के अंदर बैठी थी। सुहाना डरते हुए अल्लाह को याद कर रही थी, पर तभी अचानक एक हरे रंग का साया बहुत तेजी से सुहाना की तरफ बढ़ता है और अचानक ही साया सुहाना के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल ड्राइवर के साथ वापस आता है और फिर वो रात तक अपने घर पहुंच जाते हैं। सुहाना अपने कमरे में बैठी अब्दुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के होने का एहसास होता है।
सुहाना अब जैसे ही खिड़की पर जाती है वैसे ही एक भयानक चेहरा अचानक से उसके सामने आता है, जिसे देख सुहाना की चीख निकल जाती है। सुहाना की आवाज सुनकर सब उसके पास आते हैं। क्या हुआ सुहाना बेटा? अम्मी, हमने वहाँ किसी को देखा। वहाँ कोई है जो भयानक चेहरा लिए हमारे सामने आ रहा है। सुहाना की बात सुनकर हबीब और अब्दुल मोमबत्ती लिए बाहर की तरफ आते हैं, जहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बाहर कोई नहीं है, हमें लगता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। सुहाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने क्या देखा था ये तो सिर्फ उसे ही पता था। अगली सुबह सुहाना किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसे एक मनमोहक खुशबू आती है। उस खुशबू को सूंघकर मानो सुहाना उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। सुहाना अब उस खुशबू के वश में पूरी तरह आ चुकी थी और वो सम्मोहित हुए अपने घर से बाहर जाने लगती है। अपनी बहू को घर से इस तरह बाहर जाता देख रुखसाना को कुछ समझ नहीं आता और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सुहाना रुखसाना की नजरों से ओझल हो जाती है। रुखसाना अब सुहाना को ढूंढने लगती है, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। रुखसाना उस रोने की आवाज का पीछा करती है, जहां वो देखती है कि सुहाना एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रही है। सुहाना बेटा, तुम यहाँ इस तरह रो क्यों रही हो? सुहाना, सुहाना। रुखसाना सुहाना को बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सुहाना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही रुखसाना सुहाना के कंधे पर हाथ रखती है, वैसे ही सुहाना अचानक चिल्लाती हुई रुखसाना से बोलती है, क्या है बुढ़िया, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सुहाना की मर्दाना आवाज सुनकर रुखसाना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और गुस्से में सुहाना को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही रुखसाना थप्पड़ मारती है, वैसे ही सुहाना उस वश से मुक्त होकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे तैसे रुखसाना सुहाना को घर लाती है और अपने घर में आज की हुई हरकत के बारे में बताती है। ये देख हबीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके घर में हो क्या रहा है। हबीब, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमारी बहू पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हमें इसे किसी काजी साहब से दिखा लेना चाहिए। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? आज की दुनिया में ये सब नहीं होता। नहीं अब्दुल, ऐसा मत बोल। आज मैंने जो सुहाना के अंदर देखा वो मैं भूल नहीं सकती। उसको देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। नहीं, इस घर में कोई काजी साहब नहीं आएंगे। मेरी बेगम को कुछ नहीं हुआ है, वो पूरी तरह ठीक है। इतना बोलकर अब्दुल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही अब पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं, पर इन 2 दिन में सुहाना ने दोबारा वैसी कोई हरकत नहीं की थी। लेकिन रात में जब अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था, तब अब्दुल की आंख सुहाना की पायलों से खुल जाती है। अब्दुल सुहाना को आवाज देता है, लेकिन सुहाना अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधे चलती रहती है। अब्दुल भी अब चुपचाप सुहाना का पीछा करता है, जहां वो सुहाना को एक बिल्ली को खाता हुआ देखता है। ये देख अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहाना! अब्दुल जैसे ही चिल्लाता है, वैसे ही सुहाना हंसते हुए वहां से अपने कमरे में आकर बेहोश हो जाती है। अब्दुल को अब पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि सुहाना के अंदर कोई और भी है। अगले दिन अब्दुल अपने घर में काजी साहब को बुलाता है। सुहाना बिस्तर पर लेटी थी और जैसे ही काजी साहब वहां आते हैं, वैसे ही सुहाना हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती। सुहाना की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। कौन है तू और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? इस लड़की की खुशबू ने मुझे खींच कर बुलाया है। अब मैं इस लड़की को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ इसके शरीर को छोड़कर चले जा। तू एक जिन की ताकत नहीं जानता। अगर तू मेरे और इस लड़की के बीच में आया तो मारा जाएगा। इतना बोलकर सुहाना वहीं बेहोश हो जाती है और वो जिन सुहाना के शरीर के ऊपर मंडराने लगता है, जो वहां सभी लोगों में सिर्फ काजी साहब को ही दिखाई दे रहा होता है। इस बच्चे के शरीर में जन्नात का साया है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला।
लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे के लिए एक तावीज बनाकर दे रहा हूं। इस तावीज को इसके गले से कभी उतरने मत देना। इतना बोलकर काजी साहब सुहाना के ऊपर झाड़ फूक करते हैं और उसको एक ताबीज पहना देते हैं। ताबीज पहनने के बाद अब सुहाना सामान्य हो चुकी थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सुहाना नहाने के लिए जा रही थी, तभी वो अपने गले का ताबीज उतार कर बाहर रख देती। जैसे ही सुहाना अपने गले का ताबीज उतारती है, वैसे ही वो जिन दोबारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। मैं वापस आ गया। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे ही देर रात अब्दुल सुहाना के साथ सो रहा था। आधी रात जब अब्दुल की आंखें खुलती हैं, तो सुहाना उसके साथ नहीं होती। चारों तरफ अंधेरा था और अपनी बेगम को अपने पास न देख अब्दुल मोमबत्ती जलाकर सुहाना को ढूंढने के लिए जाता है। सुहाना, सुहाना तुम कहाँ हो? अब्दुल सुहाना को आवाज लगा ही रहा था कि तभी अब्दुल के कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? अब्दुल बार बार पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब्दुल अब दबे पांव डरते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जहां वो देखता है कि सुहाना एक कोने में बैठे रो रही थी। अब्दुल सुहाना के पास जाता है और जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही सुहाना अचानक हवा में उड़ जाती है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे हैं। उसकी आंखें खून के जैसे लाल हो चुकी थी। सुहाना का ये रूप देखकर अब्दुल हैरान हो चुका था। अब्दुल कुछ बोलता उससे पहले सुहाना जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है और अचानक ही बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज से अब अब्दुल के अम्मी और अब्बू भी आ जाते हैं और अपनी बहू को इस तरह जमीन पर पड़ा देख काफी घबरा जाते हैं। अब्दुल, सुहाना को क्या हो गया है और तुम दोनों इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, अम्मी हमारी सुहाना में वो जिन है जो हमारी सुहाना को हमसे छीनना चाहता है। अब्दुल बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, वो वापस आ गया है। अब्दुल जैसे ही ये बोलता है, वैसे ही सुहाना एक बार फिर हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुहाना अपनी जिन्नात शक्ति से अब्दुल को हवा में लटका देती है। मैंने कहा था मेरे और सुहाना के बीच कोई नहीं आ सकता, और जो आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुहाना अब्दुल को कुछ करती, उससे पहले वहां काजी साहब अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं और उसके लिए झाड़ फूक करने लगते हैं। उस झाड़ फूक से वो जिन कमजोर हो जाता है। इसके बाद काजी साहब अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकालते हैं और उस शीशी के अंदर का पवित्र जल सुहाना के ऊपर फेंकते हैं। जैसे ही वो पवित्र जल सुहाना के ऊपर जाता है, वैसे ही जिन सुहाना का शरीर छोड़कर उस छोटी सी शीशी की बोतल में आ जाता है और तुरंत काजी साहब उस शीशी को बंद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी है। कोई बात नहीं हबीब, एक ताबीज तो सुहाना बेटी ने गलती से निकाल दिया, लेकिन मैं अब जो ताबीज उसे दे रहा हूँ, वो एक उसके हाथ पर बांधना और दूसरा उसके गले में। और ध्यान रहे, ये ताबीज उसे निकालने के लिए कभी मत कहना। इतना बोलकर काजी साहब वो ताबीज उसको दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इस तरह से अब सुहाना उस जिन से आजाद हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में जिन का साया सुहाना से हमेशा के लिए जा चुका था? हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।